गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 24 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। न्यू पोर्टल अंडर द भुवन युक्त धारा रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। फाइन। तो गाइस, ये कौन सा पोर्टल किसके द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए एज पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फाइन। तो गाइस, ये जो युक्त धारा है, इसका जो पोर्टल है, ये क्या करेगा, ये एक तरह का एसेट्स की रिपोजिटरी होगा। मतलब कि जैसे पूरी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से एसेट्स हैं, ठीक है, जो भी क्रिएट किए गए हैं अंडर द वेरियस नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे मनरेगा हो गया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम हो गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या फिर और भी मतलब कि डिफरेंट स्कीम्स के अंदर जितने भी जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम हैं उनके अंदर जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उसके अंदर जो एसेट्स हैं, फाइन, उसकी रिपोजिटरी है। फाइन। जैसे आपकी डायरी होती है उसमें आप अपनी सभी इन्फॉर्मेशन रखते हो ना, रिपोजिटरी उसी तरह ही रिपोजिटरी होगी। फाइन। जो न्यू पोर्टल है ये भुवन के अंदर रखा जाएगा, दैट इज़ अ युक्त धारा। इसको इसलिए रिलीज़ किया गया है सो दैट हम क्या कर सकें, जो मनरेगा के अंदर जो न्यू एसेट्स हैं उनको ईजिली प्लान कर सकें यूजिंग द रिमोट सेंसिंग एंड द जीआईएस बेस्ड इन्फॉर्मेशन। फाइन। देखो, युक्त धारा से रिलेटेड जो भी प्लान्स होंगे उसको प्रिपेयर किया जाएगा ग्रास रूट फंक्शनली। ग्रास रूट फंक्शनली का मतलब क्या है, जो मतलब कि सबसे पिछड़े हुए लोग होते हैं या फिर जिनको इंक्लूड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, हम उनको इंक्लूड करेंगे। जैसे रिमोट एरियाज़ में हो गया या फिर कोई रूरल एरिया में रह रहा है, हम उनको इसमें इंक्लूड करेंगे और इनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से वेरीफाई कराएंगे कि ये इसकी रेलेवेंस है और इसमें हम रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है। फाइन। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि हम क्या करें कि किसी इस तरह से हम क्या करें, इन्फॉर्मेशन को मतलब कि लेके आएँ, ठीक है। जीआईएस जैसे मतलब कि जो भी ये इतना इन्फॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम होते हैं, फाइन, उसको अर्थ के डाटा को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को प्लान करेंगे। फाइन। अब जरा आप जियो टैगिंग आप देख सकते हो, जियो टैगिंग एक प्रोसेस होती है। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। फाइन। तो जियो टैगिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अर्थ के किसी प्रॉपर जियोग्राफिकल लोकेशन को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। फाइन। ये प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी के थ्रू या फोटोज़ के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू। फाइन। तो इससे हम यूज़र्स को हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर इस लोकेशन की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या उसकी मतलब कि लाइक रेलेवेंस है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है। फाइन। तो उस लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस डिवाइस से। फाइन। जियो टैगिंग के लिए क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलकर काम कर रही है, जो कि हैदराबाद में है, जो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को यूज़ करे, दैट इज़ अ भुवन। भुवन क्या करता है, यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकते हैं, अर्थ का जो सरफेस है उसको 2D या 3D में देख सकते हैं, ठीक है। तो भुवन प्लेटफॉर्म किस पे काम कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट के इससे आप मॉनिटरिंग अच्छी कर सकते हो, ठीक है, स्कीम्स को ट्रांसपेरेंट और बना सकते हो, और कहीं कोई कुछ मतलब कि लीकेजेस मतलब कुछ काला बाजारी तो नहीं हो रही, इन सबको आप चेक कर सकते हो और इफेक्टिव क्या कर सकते हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अर्थ की लोकेशन को अच्छे से क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है कि वहाँ की क्या मोर्फोलॉजी है, ये सबको अच्छे कर रहा है, ठीक है। तो अब इफेक्टिवली कहाँ पे जैसे हिली एरिया है, कहाँ पे प्लेन हो गया या कहाँ पे कैसा एरिया, तो उसको अच्छे से टेरेन को इफेक्टिव क्या करेगा, लोकेट करेगा, सो दैट आप फ्यूचर में उस डेवलपमेंटल वर्क के अकॉर्डिंग उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ से जहाँ पे सरफेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप डेवलपमेंट करोगे ना, वैसे होगा। ड्रॉबैक्स यही है, एक मिनट सॉरी, ड्रॉबैक्स ये कि ये जो स्कीम है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। फाइन। इसके अलावा इस प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा इसमें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन की भी कमी है कि किस तरह से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, स्प्रेड कैसे करेंगे। फाइन। और इसके अलावा कैसे वर्कर्स और बेनिफिशरी में कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। फाइन। मतलब कि कौन इस पर काम करेगा और कौन इससे बेनिफिट होगा ये नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस द ₹6 लाख करोड़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। फाइन। तो आई होप अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो आपको पता होगा। तो गाइस, ये जो माई न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी अंडर जीएसटी। अभी क्या है, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग के द्वारा, जिसका किस पे बेस्ड है, ये एसेट मोनेटाइजेशन अंडर यूनियन बजट 2021-22। देखो, इसमें हमने क्या किया है, किस तरह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करोगे तो उनको मोनेटाइज करेंगे, ठीक है, एज अ की मीन्स फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। फाइन। मतलब कि देखो, अब आपको पता है इंडिया किस में पीछे है, इंडिया मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीछे है। अगर इंडिया को अपनी जीडीपी मतलब कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनना है तो हमें अपने सबसे ज़्यादा खर्च किस पे करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फाइन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो है नहीं कि आज बना लिया तो वो चल जाएगा, नहीं, हमें उसको मेंटेन करके रखना होगा, उसको सस्टेन करना होता है। फाइन। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉलिसी स्टे लेके आई, सो दैट हम क्या करेंगे, कुछ हम अपने जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और किसको मोनेटाइज करना है, विच आर, और जो ऐसे इतने क्रिटिकल हैं, विच आर अ की मीन्स फॉर अ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। फाइन। तो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर
कि इन्वेस्टमेंट को हम अनलॉक करेंगे। द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम इज टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एसेट बाय टैपिंग द प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एंड एफिशिएंसी। मतलब कि हम क्या करते हैं, कहीं जैसे अगर सपोज करो आपके घर की कोई चीज़ होती है जो ख़राब हो चुकी है, आपको लगता है बेकार है, फेंक दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं, पर हम क्या करेंगे, पब्लिक जो हमारा गवर्नमेंट का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें लगता है वो बेकार है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको बेकार ना समझ के हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंक्लूड करेंगे, उसके कुछ पैसे खर्च करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर जो बेकार चीज़ हमें लगता था उसकी एक वैल्यू बनाएंगे। फाइन, तो ये है कि हम क्या करेंगे, जो पब्लिक एसेट है उसको मोनेटाइज करेंगे, मतलब कि जिसकी वैल्यू हमें लगता है नहीं है उसकी वैल्यू बनाएंगे। फाइन, तो इससे क्या आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दिस कैन देयर आफ्टर बी लिवरेज्ड फॉर द ऑगमेंटेशन ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ठीक है, अब गाइज जो नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी है ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म अ बेस लाइन फॉर द एसेट ओनिंग मिनिस्ट्रीज फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। मतलब कि क्या करेगा, अब देखो डिफरेंट एसेट्स होंगे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर होगा। फाइन, तो ये क्या करेगा, एक सेकेंड, हाँ, तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज क्या करेंगी, उनको क्या करेंगी, मॉनिटर करेंगी, ट्रैक करेंगी, क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या परफॉर्मेंस है या क्या डाटा, ये सब करेगा जो अगले 4 साल के पीरियड पे 2022 से 2025 तक। ठीक है, फिलहाल के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्हीं के एसेट्स को इंक्लूड करेंगी, और जो हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल बात किया है कि अभी फ़िलहाल के लिए तो सिर्फ जो मिनिस्ट्री है वो किस पे काम करेगी, जो मिनिस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उन पे, लेकिन अगले 5-4 सालों में वो हर एक मिनिस्ट्रीज पे काम करेंगे। ठीक है, मोनेटाइजेशन थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट आपको पता ही होगा, जिसमें क्या करती है, गवर्नमेंट अपने शेयर बेच देती है, 51% तक की होल्डिंग रखती है किसी भी कंपनी में। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, कुछ मोनेटाइजेशन करेंगे नॉन कोर एसेट्स का, जिसको हमने इस पॉलिसी के अंडर इंक्लूड नहीं किया। फाइन, तो ये जो एसेट्स होंगे जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, दे कैन बी रोल्ड आउट थ्रू अ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप किस तरह से उसको मोनेटाइज करोगे मतलब बेचोगे, किस तरह से आप कर सकते हो ये बोला है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से आप कर सकते हो। फाइन, इसके अलावा जो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है या फिर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है वो देखा जाएगा एक एम्पावर्ड कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के द्वारा जो एसेट मोनेटाइजेशन पे होगा, और इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। अगेन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम अ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू। जो गाइस जो नेशनल मोनेटाइजेशन ये पाइपलाइन नहीं है, मे बी क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो यूपीएससी होता है ना वो धोखा दे देता है, वो लाइक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है। जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम कोविड का नहीं पूछा कुछ भी, है ना, बहुत चीज़ें थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं पूछा। फाइन, लेकिन स्टिल आपको इतना पता होना चाहिए बिकॉज इट कैन बी यूजफुल फॉर योर स्टेट पीसीएस एग्जाम। फाइन, तो ये पता होना चाहिए कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा और एसेट को चेयरमैन कौन होगा उसका, कैबिनेट सेक्रेटरी। फाइन, अब जरा हम इन द बुक्स कुछ न्यूज़ पढ़ लेते हैं। जो कोई क्या करेगा, जो ये पाइपलाइन हम लेके आए हैं, जो भी पॉलिसी लेके आए हैं, सबसे पहले ये बताएगा हम किस तरह से फाइनेंस ले सकते हैं। फाइन, ये क्या करेगा, जो भी प्रपोज मोनेटाइजेशन है एंड द कैपिटल जनरेटेड ओवर द मीडियम टर्म, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा किसी भी एसेट और प्रोजेक्ट प्रोफाइल पे, और किस तरह से आप उस पर्टिकुलर एसेट को मोनेटाइज कर सकते हो। फाइन, इसके अलावा कुछ ब्रीफ ऑपरेशनल काउंटर्स होंगे इसमें प्रोजेक्ट का, एसेट का। फाइन, अब आप जरा देख सकते हो ब्रेकअप किस तरह से इस ओवरऑल पाइपलाइन का। फाइन, ये 4 साल का है, अगले 4 साल का 2022 से 2025 तक। फाइन, इसमें 6 लाख करोड़ पे खर्च किया जाएगा। अब रोड्स पे इतना किया जाएगा, रेलवेज़ पे, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, नेचुरल गैस पाइपलाइन, प्रोडक्ट पाइपलाइन, ये आप गाइस खुद पढ़ लेना, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट, स्टेडियम। फाइन, तो गाइस इसमें तो इम्पोर्टेंट बात यही है, आप ये देखना कि सबसे ज़्यादा किस पे किया जाएगा, 2 या 3 ऊपर याद रखना, और सबसे कम किस पे किया जाएगा, क्योंकि कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपना, डिमांड फॉर द कास्ट बेस्ड सेंसस। फाइन, तो ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। फाइन, तो अभी क्या जो कास्ट बेस्ड सेंसस का मतलब किया है कि हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कोई ओबीसी में आप कास्ट इंक्लूड कर रहे हो, एससी एसटी में इंक्लूड कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी कास्ट को आइडेंटिटी करते हैं, वो कितने लोग उस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं उनका एक्चुअल स्टेटस क्या है और उनका मतलब कि क्या स्टेटस है हमारी सोसाइटी में। फाइन, कास्ट बेस्ड सेंसस इज द एन्यूमरेशन ऑफ द पीपल और द हाउस होल्ड्स बेस्ड ऑन द कास्ट आइडेंटिटी, हेल्पिंग इन द आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल स्टेटस एंड शेयर ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बैकग्राउंड के सबसे पहले ये जो सेंसस था वो 1881 में स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर 1931 सेंसस हुआ था जो कि लास्ट पब्लिश्ड कास्ट सेंसस है इंडिया का, जब पॉपुलेशन कास्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि फिगर की गई थी। 1951 से क्या हुआ था, इस पॉलिसी को हमने डिस्करेज किया सो दैट हम मतलब कि लोगों में लाइक कास्ट के अकॉर्डिंग कास्टिज्म ना फैलाएं, तो इसलिए इसको स्टॉप कर दिया
गया, फाइन। और जो कास्ट बेस्ड या जो ट्राइब बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया ओनली टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फाइन। मतलब कि क्योंकि आपको पता होगा ओबीसीज हैं, ओबीसीज के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट आती हैं, एसटीज के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट होती हैं, ठीक है। तो हमने कास्ट बेस्ड ना करके हमने क्या कर दिया, एक जनरल कर लिया कि एससीज के अंदर कितने लोग हैं, एसटीज के अंदर कितने लोग हैं, तो ऐसे जनरल कर दिया सो दैट हम क्या करें, कास्टिज्म ना फैलाएं, फाइन। 2011 में फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया, जिसको डन किया गया विद कास्ट सेंसस अंडर किसके अंडर, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसके अंदर भी कौन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द इंडिया, एक सेकेंड, फाइन, एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, फाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस। अब कास्ट सेंसस की बात क्यों की जा रही है, सबसे पहले क्या होएगा, देखो ये आपको पता होगा ओबीसीज को कितना रिजर्वेशन मिलता है, 27%, और ओबीसीज के अंदर सबसे ज़्यादा कास्ट है नियर अबाउट 3,500 से भी ज़्यादा, लेकिन उसमें से कुछ ही कास्ट हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पा रही हैं, जो 20-25 कास्ट हैं। तो अभी कास्ट सेंसस इसलिए बोला जा रहा है कि हमें करना चाहिए सो दैट हम एक्चुअल में जो उनकी कॉम्पोजिशन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सके कि हर एक जो ग्रुप है वो नेशनल एसेट्स को कितना शेयर कर रहे हैं, मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं नहीं हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फाइन। ये तो नहीं कि सिर्फ इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसके अलावा हम एक्चुअल में वेलफेयर पहुंचा सके, ये नहीं कि सिर्फ अपर सेक्शन या जो अपर स्टार्ट है वही ले, ऐसा ना हो, ठीक है। या जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं उनका फ़ायदा सिर्फ कुछ लोग उठाएं, तो ऐसा ना हो, ठीक है। इश्यूज़ क्या है इससे, लेकिन अगेन हमारी यूनिटी और हारमोनी इम्पैक्ट हो सकती है, फाइन। इसके अलावा कुछ प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं और कुछ क्लास को मिसक्लासीफाई भी किया जा सकता है, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, मेकिंग सिटीज़ वाटर पॉजिटिव थ्रू सिटी वाटर बैलेंस प्लान ई टूल किट लॉन्च। तो गाइस अभी आपको पता होगा ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी इंदौर है जो वाटर प्लस सिटी इसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या देखो, ये जो सिटी वाटर बैलेंस प्लान है, देखो मतलब हमें क्या करना है, हर एक जो सिटी है उसको वाटर पॉजिटिव बनाना है, मतलब उसके अंदर पानी अच्छा है, ठीक है, तो और बैलेंस बना के रखा हुआ है, फाइन। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वे है जिसके अंदर हमें दिखेगा कि अर्बन सिस्टम है वहाँ पे वाटर का जो फ्लो है वो हम उसको समझ सकें, और इसलिए हम एक वाटर बैलेंस के बारे में, मतलब कि सपोज करो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ वाटर का कितना होना जरूरी है, देखो ना कम भी नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो कितना वाटर होना चाहिए सो दैट वो अर्बन सिस्टम या वहाँ पे जो भी हैबिटेट है, जितने भी पशुओं का या प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज वो सर्वाइव कर सकें, मतलब इकोलॉजी के लिए परफेक्ट है, फाइन। तो ये जो प्लान है इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव वे टू अंडरस्टैंड द flow of water in and out of the urban system that giving us a balance of water that is retained in an ecological system of the habitat, fine। अभी क्या सिटीज़ अभी तक वाटर स्ट्रेस्ड है, मतलब कि वहाँ पे वाटर की कमी है, क्यों, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द डिस्टेंट रीजन्स एट द हाई कोस्ट, मतलब कि वाटर को हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। अब आप इतना मतलब कितना बुरा हाल हो गया कि हम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फाइन। इस प्लान की वजह से हम क्या कर सकते हैं, सिटीज़ की हेल्प कर सकते हैं कि वो खुद में आत्मनिर्भर बन सकती हैं, और जो उनमें वहाँ पे वाटर की कमी है उसको ओवरकम कर सकती हैं। वो कैसे करके, थ्रू डिमांड मैनेजमेंट हम वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे करके, वहाँ पे वाटर रिचार्ज बढ़ा के नॉन रेवेन्यू वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं, वहाँ के सिटीजन्स को हम अवेयर कर सकते हैं कि आप किस तरह से वाटर यूज़ करो, और इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस को इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा एक ई टूल किट भी बनाई गई है जो कि एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करेगी म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए और सेक्टर स्टेक होल्डर्स के लिए, जो क्या करेगी $40 बिलियन जल जीवन मिशन जो कि अर्बन इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करेगी। ये जो ई टूल किट है इसका काम क्या है, इसका काम ये होगा क्या करेगा, कहाँ पे मतलब कि गैप्स आ रहे हैं उनको असिस्ट करेगा, ठीक है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से आप अपने आप को वाटर सिक्योर सिटीज़ बना सकते हो, फाइन। जल जीवन मिशन जो अर्बन आया था इसका मतलब यही था कि हम वाटर को सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज़ को रीयूज़ करते रहें सो दैट हम वेस्टेज को ज़ीरो रखें, फाइन। तो हम इसका मतलब ये था कि वाटर को हम इतनी बार यूज़ करें कि उसका मिनिमम वेस्ट हो या फिर ज़ीरो वेस्ट हो, फाइन, थ्रू डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान फॉर ईच सिटी, जिसमें हम फोकस करेंगे ट्रीटेड सीवेज का वाटर आप समझ सकते, उसको ट्रीट करके दोबारा उसको रीयूज़ करना, वाटर बॉडीज को रिजनरेट करना, जो गंदी हो रही है उनको सही करना है, वाटर कंजर्व करना। ये इनिशिएटिव माना जा रहा है, अगर हम ये इनिशिएटिव से हम 4000 और सिटीज़ को वाटर पॉजिटिव बना सकते हैं, फाइन। वाटर स्ट्रेस का मतलब उसमें वाटर की कमी है, वाटर पॉजिटिव मतलब उसमें वाटर का ज़्यादा है, फाइन। तो आप ये देख सकते हो किस तरह ये काम करेगी, फाइन। ये सिटी वाटर बैलेंस प्लान, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी। RBI रिलीज्ड NS विश्वथनम कमेटी रिपोर्ट ऑन द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी, देखो गाइस ये जो कमेटी है दैट इज़ द
विश्वनाथन कमेटी, ठीक है। इस कमेटी को क्यों सेटअप किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि इस कमेटी किससे रिलेटेड है, फाइन। तो इस कमेटी को सेटअप किया गया था जो क्या कर रही है, कुछ इश्यूज़ को एग्जामिन कर रही है और एक आपको रोड मैप प्रोवाइड करेगी किस तरह से आप काम कर सकते हो। रोड मैप का मतलब क्या होता है, किस तरह से काम कर सकते हो, किस तरह से आप इस पर्टिकुलर जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हो, और जो अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उसको अमेंड हुआ था उससे आप किस तरह से इनको ओवरकम कर सकते हो, फाइन। रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बदलना होगा, मतलब कि हमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 4 टायर स्ट्रक्चर करना होगा, डिपेंड करना होगा उनके डिपॉजिट से, फाइन। एंड मतलब कि देखो कहीं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बड़े भी हैं जिनका एसेट साइज बड़ा है, कहीं छोटे भी हैं, तो उनका 4 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, फाइन। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब जैसे जो हमारे नॉर्मल बैंक्स हो गए, शेड्यूल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनमें हम कुछ नॉर्म्स रखते हैं, जैसे उनको अपने साथ CRR SLR ये मेंटेन करना होता है, तो उनके कैपिटल एडिक्वेसी रेगुलेटरी नॉर्म्स उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, डिपेंड उनके एसेट्स पर। अगेन फाइन, देखो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके सब पे से एक जैसे होते हैं, पर जो इसमें ये बोला कि जितना साइज़ है उसके अकॉर्डिंग उनको करना पड़ेगा, सबके लिए सेम नहीं है। और इन्होंने बोला कि मिनिमम हर एक की जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो होगी वो 9 से 15% के बीच में वेरी कर सकते हैं। मतलब कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट का मतलब क्या है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपके रिस्क में कितने पैसे पड़े हैं 20 रुपये, तो आपकी 20% कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो है, तो यही है। और जो टायर 4 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे उनको बेसल 3 के जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है उनको फॉलो करना होगा, फाइन। अब जो स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एक सेकेंड यार, हाँ, जो स्मॉलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा वो उनको अलाउ करेगा कि आप अपने नेटवर्क को फॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा एक सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क होगा उसको फॉलो किया जाएगा। वो कौन सा फॉलो करेगा, ट्विन इंडिकेटर अप्रोच फॉलो करेगा, दैट इज़ द नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो, फाइन। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क का, कि वो एक टाइम बाउंड रेमेडी फाइंड आउट करेगा सो दैट वो उस बैंक को फाइनेंशियल स्ट्रेस पे मतलब कि निकाल पाए, फाइन। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रिजोल्यूशन का क्या है, आरबीआई क्या कर सकता है, कोई भी स्कीम प्रिपेयर कर सकता है अगर उन्हें 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कंबाइन करना हो या फिर रिकन्स्ट्रक्चर करना हो, जैसे बैंकिंग कंपनीज को करते हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फाइन। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिजिबल बैंक्स को जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, सच एस मुद्रा, इंटर सबवेंशन, सब्सिडीज, फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहली न्यूज़ है चकमा एंड हाजोंग। अभी जो चाकमा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब जब हम ये पढ़ लेते हैं, पहले ये कम्युनिटीज़ हैं, देखो दोनों, ठीक है। चाकमा और हाजोंग एक एथनिक पीपल हैं जो कहाँ पे रहते हैं, चिट्टागांव के हिल ट्रेक्ट्स में, और ये मोस्टली बांग्लादेश में लोकेटेड हैं। चाकमास प्रिडोमिनेटली बुद्धिस्ट हैं जबकि हाजोंग्स वो हिंदूज़ हैं, तो ये पता होना चाहिए, फाइन। ये ईस्ट पाकिस्तान में उड़ गए थे 1964-65 में, और इन्होंने अपना लैंड भी खो दिया था जब कप्ताई डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था करना फुली रिवर पे। अब देखो गाइस ये रिवर का नाम आ गया, डैम का नाम आ गया, तो थोड़ा सा याद रखो। और इनको रिलीजियस कुछ इश्यूज भी फेस करने पड़े थे, फाइन, जिसकी वजह से इनको वापस इन्होंने इंडिया में असाइलम ले लिया था। अभी जो चाकमा ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला है कि 60,000 लोग जो कि चाकमा और हाजोंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो डिपोर्ट किए गए हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, फाइन। चाकमा ऑर्गेनाइजेशन हैव स्लैम्ड द प्रपोज्ड डिपोर्टेशन ऑफ द 60,000 पीपल बिलोंगिंग टू द चाकमा एंड हाजोंग कम्युनिटीज फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेस्ट। रिसेंटली के सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो फार्मर्स का जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो देखो कहीं भी ट्रैफिक, देखो अभी आपने देखा होगा जब वो केस आया था CA प्रोटेस्ट का, तो उसमें एक बात आई थी राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू फ्रीडम का, फाइन। तो उसमें बोला गया था कि अगर आप राइट टू प्रोटेस्ट कर रहे हो और अगर आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रही है तो वो आपका प्रोटेस्ट का राइट नीचे पड़ जाएगा क्योंकि फ्रीडम का राइट ऊपर है। लेकिन अभी जो फार्मर्स का जो राइट टू प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे किसी की फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही। पंजाब हरियाणा में चल रहा है लेकिन पंजाब हरियाणा से अच्छे से गाड़ियाँ जा रही हैं, वो किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो फार्मर्स का राइट टू प्रोटेस्ट है वो कहीं भी ट्रैफिक को नहीं हिंडर कर रहा है और ना ही पब्लिक की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, फाइन। राइट टू प्रोटेस्ट अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1A आता है और आर्टिकल 91B भी आता है जिसमें राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। ये लोगों को अलाउ करता है कि आप इकट्ठे हो बिना किसी आर्म्स के और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, और ये हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन भी करता है क्योंकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है और क्योंकि हम अपनी वॉइस ऊपर उठा सकते हैं कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन से अगर हमें मतलब की दिक्कत है तो हम उठा सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, फाइन। तो अंडर आर्टिकल 19(3) इसको रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये आपको पता ही होगी, फाइन। नेक्स्ट है
रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अभी क्या जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिवाइज किया है। लाइक अगर आपको किसी भी ऐसी कंपनी है जो रियल इस्टेट से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से, अगर उसको निफ्टी के इंडेक्स में शो होना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिवाइज किया। ये अब गाइस रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है पता ही होगा। इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें ओन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, या फिर रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ इनकम प्रोड्यूसिंग जैसे ऑफिसेज मॉल्स इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या कोई भी ऐसा एसेट जो क्या करती है रेवेन्यू क्रिएट करती है थ्रू रियल इस्टेट सेक्टर। सिमिलरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसको इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसमें आप अपना कुछ मनी स्मॉल सम ऑफ मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, सो दैट कैश फ्लो चला रहा है। फाइन, ये सिमिलर है उसके लिए, बस वही है। ये जो है ये किस में लगाते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर में लगाते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाते हैं जैसे रोड्स हो गया, हाईवेज हो गया। फाइन, नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर। अभी क्या जो एक्सपेरिमेंटल स्मोक टावर इसको सेटअप किया गया कहाँ पे, न्यू दिल्ली के सीपी में, दैट इज़ अ कन्वर्ट प्लस में, सो दैट हम वहाँ पे 1 किलोमीटर रेडियस को प्योरीफाई कर सकें, क्योंकि अक्टूबर का महीना आने वाला है, फिर वही दिक्कत होने वाली है। इस टावर से क्या आएगा, हम एक स्मॉल स्केल पर स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से हम पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं अर्बन एरियाज़ में। इसमें क्या होता है, देखो इस स्मोक टावर में एयर क्या किया जाएगा, ऊपर से ही टॉप से सक कर दी जाएगी, जो पोल्यूटेड एयर होगी उसको फिल्टर किया जाएगा और फिर उसको बॉटम से रिलीज़ कर दिया जाएगा जब वो एयर प्योर हो जाएगी। इस टावर में नियर अबाउट 5000 इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर फिल्टर्स होंगे जो माइक्रो पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्मोक, हाउस होल्ड डस्ट एंड पोलन। फाइन, नेक्स्ट है थर्मोकोल और एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन। अभी क्या आईआईटी रुड़की के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने देखा है जो थर्मोकोल या फिर जिसको एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन भी बोलते हैं, इसको एज अ कंपोजिट मटेरियल यूज़ किया गया है कहाँ पे, री इन्फोर्स कॉन्क्रीट सैंडविच रेजिस्ट, जो क्या करता है अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सकता है ऑन अप टू 4 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब कि जैसे आप बिल्डिंग्स बनाते हो तो उसमें कुछ आप मटेरियल यूज़ करते हो ना, तो अगर आप ये मटेरियल यूज़ करते हो एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन तो अगली 4 मंजिल तक आप अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सकते हो, मतलब कि आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। फाइन, और ये एक कैसा एरोमेटिक पॉलीमर है जो बनता है मोनोमर स्टाइरीन से। फाइन, जो एक लिक्विड पेट्रोकेमिकल है। फाइन, हाउएवर ये 100 ऑफ ईयर्स लगेंगे इसको डिग्रेड होने में, लेकिन इसको एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, एज एन इंसुलेटर भी इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज इसकी कॉस्ट बहुत ही सस्ता है और इसका वेट भी बहुत कम है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है प्रमोशन ऑफ वुमेन इन द आर्मी। अभी क्या जो इंडियन आर्मी ने मंडे को अनाउंस किया कि बोर्ड ने क्लियर कर लिया कि हम क्या करेंगे, 5 वुमेन ऑफिसर्स को प्रमोट करेंगे कॉलोनल की रैंक पे, ठीक है, अगर वो 26 साल तक की अपनी सर्विस को पूरा कर लेती हैं। फाइन, इसके लिए पहली बार ऐसा हुआ जिसमें वुमेन ऑफिसर्स को प्रमोट किया जा रहा है टू द रैंक आउटसाइड द मेडिकल, लीगल एंड एजुकेशन विंग्स ऑफ आर्मी। मतलब कि आर्मी की जो ये 3 विंग्स हैं, मेडिकल, लीगल और एजुकेशन, इनमें वुमेन ऑफिसर्स को प्रमोटेड करते रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि कॉलोनल के रेंज उनको रैंक तक उनको प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन का यही है कि हम क्या कर सकें, नेचुरल करियर प्रोग्रेशन का पार्ट है ऑफ द आर्मी, जो बिगेन हुआ है ग्रांटिंग दैम परमानेंट कमीशन आफ्टर रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर। हमने पढ़ा भी था कि परमानेंट कमीशन आएगा। कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं न्यूज़ में, ज़रा देख लेते हैं। श्री नारायण गुरु। फाइन, ये देखो इन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्राह्मण की ब्राह्मण सुप्रीमेसी के अंडर, और इन्होंने सोशल इक्वालिटी की बात करी थी, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी। इनकी एक फेमस लाइन थी मलयालम में, 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर ऑल। फाइन, एक डिसिपल थे इनके जो इनके मतलब कि भक्त थे सहाद्रन अर्पण, उन्होंने चेंज कर दिया था इसको, नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। फाइन, मतलब कि इन्होंने तो ये बोला था, उनके शिष्य ने ये बोल दिया था। श्री नारायण SNDP आपको पता है 1903 में फाउंडेड किया गया था बाय डॉक्टर पद्मन पल्पू अंडर हिज गाइडेंस। फाइन, इसके अलावा वैकोम सत्याग्रह भी इन्हीं के सपोर्ट से चला था, जिसमें टेम्पल एंट्री की हुई थी फॉर द लोअर कास्ट। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली कंटेंट कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।